तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि मानव हृदय किस तरह से काम करता है और उसके संरचना क्या होती है, किस तरह से उसमें धमनी और शिराएं जुड़ी होती हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस शब्द के पीछे कार्डी जुड़ा होता है उसका संबंध मुख्यतः मानव हृदय से होता है और इसके ह्यूमन हार्ट के अध्ययन को ही हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। मानव हृदय थोड़ा सा बाईं ओर खिसका होता है, बिल्कुल बीचों बीच ना होकर थोड़ा बाईं ओर होता है। इसी के कारण हमारे जो बाईं ओर का फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। अब मानव हृदय में दो प्रकार की धमनियाँ जुड़ी होती हैं, जो एक होती है शिरा और दूसरी होती है धमनी। अब धमनी और शिराएं में अंतर हमने आपको कल बता दिया था। हृदय से खून को जो दूर ले जाने का काम करता है वो हमारा धमनी करती हैं, जबकि खून को हृदय के पास ले जाने का जो कार्य करती हैं वो शिराएं होती है। हमेशा जो हमारे इंजेक्शंस या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में बोतल चढ़ाई जाती हैं वो शिराओं में चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि धमनियों का प्रेशर शिराओं से बहुत ज़्यादा अधिक होता है। अगर हम इसके अंदर इंजेक्शन लगाने का प्रयास भी करेंगे तो वो जो इंजेक्शन है उसके साथ हमारा खून भी बाहर आ सकता है। अब इसका दूसरा मुख्य कारण यह भी है कि शिरा हमारे ऊपर ही होती हैं मांसपेशियों के, जबकि धमनियाँ हमारी थोड़ी नीचे होती हैं। इसलिए शिराओं में इंजेक्शन या बोतल लगाने में थोड़ा आसानी होती है धमनियों की अपेक्षा। अब आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मानव हृदय के थोड़े बेसिक पॉइंट के बारे में। जैसे कि इसका वजन जो होता है वो 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है और इसका आकार एक मुट्ठी भर के जितना होता है। धमनियों में थोड़ा जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जबकि शिराओं में जो रक्त होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि हृदय के बारे में, जो इसके अंदर विशेष बीमारियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारा जो हृदय है वो थोड़ा प्रभावित हो जाता है। अब इसके अंदर 3 प्रकार की लेयर भी होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। जो अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम एंडोकार्डियम, बीच वाली का नाम मायोकार्डियम और बाहर वाली का नाम एपिकार्डियम। और इसके बाहर एक झिल्ली भी होती है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसके बाहर एक झिल्ली होती है जो बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है, जिसका नाम होता है पेरिकार्डियम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसिस की, जिसे प्लग भी बोल सकते हैं। ये नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस को समझने के लिए हमें पहले ब्लड के सर्कुलेशन को समझना होगा कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। तो देखिए, ये हमारी एक रक्त वाहिनी है, जिसे आप धमनी या शिरा कुछ भी समझ सकते हैं। तो रक्त हमारा इसमें इस तरह से प्रवाहित होता है। जब तक ये हमारे बिल्कुल ओपन होती है, खाली होती है, तो रक्त बड़ी ही आसानी से इसके अंदर प्रभावित होता रहता है। लेकिन जैसे ही समय के साथ साथ हम कोलेस्ट्रॉल का सेवन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल से आप सिंपली इसे वसा समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम वसा का सेवन करते हैं तो मानव के शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल समझने के लिए आप आसानी से अपने घरों में उपयोग होने वाली टंकी को समझ सकते हैं। टंकी का जो पाइप होता है उसके अंदर यदि आपने कभी उसे खोला हो तो इसके चारों ओर काई इकट्ठा हो जाती है। सेम ऐसी ही चीज मानव के रक्त की वाहिकाओं में भी होती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब जल में इतने मोटे मोटे कण साइडों से इकट्ठे हो जाते हैं तो रक्त में भी बहुत ही आसानी से ये भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी काई चारों ओर इकट्ठी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की परत भी हमारी धीरे 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 इन रक्त वाहिनियों में इकट्ठा हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे इसके अंदर इकट्ठा होता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने का मुख्य कारण यही है कि इसका जो एरिया है वो कम होता जाता है। अब जैसे कि आप एक नली का मुंह आगे से पिचकाएंगे तो उसका प्रेशर जो है वो लंबा जाएगा। सेम यही चीज हमारे ब्लड के अंदर भी है। अब एक समय ऐसा आएगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल बढ़ जाएगी और ये जो हमारी रक्त वाहिका है ये जाम हो जाएगी। अब कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल हम वसा को बोलते हैं, वसा यानी कि फैट। अब फैट गाइस हमारा 2 तरीके का होता है। पहला होता है हमारा
सैचुरेटेड, जिसे हम बोलते हैं संतृप्त वसा। संतृप्त वसा बहुत ही आसानी से मिलने वाली चीज है, जैसे कि हमारा घी हो गया और डाल्डा घी, वनस्पति घी, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कमरे के ताप पर जमी हुई होती हैं, वो होती है हमारी संतृप्त वसा। जब हम ऐसी चीजों का बहुत अत्यधिक मात्रा से सेवन करते हैं तो ये हमारे खून के अंदर जाकर जमा हो जाती है और विभिन्न विभिन्न रक्त वाहिकाओं में अपना जो असर है वो दिखा देती है। तो देखिए, और दूसरा जो इसका टाइप है वो है हमारा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इसे हम बोलते हैं अनसंतृप्त अनसंतृप्त वसा। इसमें हमारे तेल आ जाते हैं और अन्य तेल आ जाते हैं, जैसे कि फैटी एसिड हो गया, मछलियों के अंदर जो तेल निकलता है। इसमें हमारा एक तेल नहीं आता है जो है हमारा नारियल का तेल, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड फैट है। आपने कई बार देखा होगा कि घरों में जो नारियल के तेल हम यूज करते हैं वो हमारे कमरे के ताप पर जमा हुआ होता है, तो इसके अंदर नारियल का तेल नहीं आता है। अब देखिए, समय के साथ साथ जैसे जैसे हम वसा का सेवन करते हैं तो वो जो वसा है हमारी रक्त वाहिकाओं में जाकर इकट्ठा हो जाती है और हमारे रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर देती है। अब ब्लॉक करने के साथ होगा क्या, पहले तो हमारा बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ने के साथ साथ एक ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, जब इधर का खून इधर हमारा नहीं जा पाएगा तो होगा क्या, इधर वाली जो कोशिकाएं हैं वो सारी मरनी शुरू हो जाएंगी। अब जब ये मरेगी तो हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। तो इसके थ्रोम्बोसिस मैंने शायद आपको समझाने का प्रयास किया होगा। इसमें होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपकी रक्त वाहिकाएं को जैम कर देता है। अब इसे हम प्लग के रूप में भी समझ सकते हैं। प्लग गाइस हम इसे क्यों कह रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपका मोबाइल चार्जर है और आप उसे बोर्ड के अंदर प्लग इन करते हैं तो 5 पिन के अंदर जो हमारे मोबाइल की पिन है वे पूरी की पूरी लग जाती है और जो उसके अंदर का छेद है उसे पूरा ब्लॉक कर देता है। इसी तरह हमारा थ्रोम्बोसिस है, ये रक्त वाहिकाओं के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और इसे बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे खून को पतला करने के लिए कुछ मेडिसिन दे देता है, जिसमें कि हमारा डिस्प्रिन, एस्प्रिन, ऐसी कुछ मेडिसिन होती है। अब देखिए, थ्रोम्बोसिस हमने समझ लिया है। अब इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है गाइस, वो आता है हमारा बाईपास। अगर आप थ्रोम्बोसिस समझ गए होंगे तो बाईपास समझना इससे भी ज़्यादा आसान है। बाईपास जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई हाईवे होता है जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो तो उसके बदले में एक छोटा रास्ता बना देते हैं जिससे हमारा ट्रैफिक आसानी से क्लियर हो सके। तो इसी तरह इसमें केस में करते हैं बाईपास वाले में। बाईपास वाले में करते क्या है, जहाँ पर हमारा थ्रोम्बोसिस हुआ है वहाँ से एक दूसरी जगह की रक्त वाहिकाएं उठाकर इस वाले पार्ट को कट कर देते हैं बीच से और एक सीधी वाहिका ऐसे लगा देते हैं और हमारा जो खून है वो आसानी से प्रवाहित होने लगता है। तो बाईपास में सिर्फ इतना ही है। देखिए, अभी तक हम आपको दो चीजें बिल्कुल आसानी से समझा चुके हैं, एक हमारा थ्रोम्बोसिस और दूसरा हमारा बाईपास सर्जरी। अब जो तीसरी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही आम जिंदगी में हमारी होती है और आप बड़े ही आसानी से आपके आस पड़ोस में उसे देख सकते हैं, जो कि हमारा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक समझने के लिए आप हमारे कंसेप्ट को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसके मुकाबले कि आप उसे पढ़कर याद करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आस पड़ोस बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, हार्ट अटैक में आपको समझाने का थोड़ा कोशिश करता हूँ। हार्ट अटैक में होता क्या है, कोई भी हमारे शरीर में कोई भी तरह की कोशिका हो तो उसमें उसे खुद के लिए भी रक्त की जरूरत होती है, खुद के चलने के लिए, और इसी तरह हमारे मानव हृदय को भी जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर एक कोशिका लगी हुई है जो कि हमारे दिल में, हृदय में खून पहुंचाने का काम करता है। अब गाइस, समय के साथ साथ होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी यहां पर भी बढ़नी शुरू हो जाती है।
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी यहाँ पर भी बढ़नी शुरू हो जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये हमारा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, जैसा कि हमारा थ्रोम्बोसिस में हुआ था। लेकिन थ्रोम्बोसिस में और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? थ्रोम्बोसिस हमारा कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, लेकिन जो हमारा दिल की ये धमनियां होती हैं हृदय की, इसका नाम मैं आपको बता दूं, इनका नाम होता है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनियां वे धमनियां हैं जो कि हमारे मानव हृदय को रक्त पहुंचाने का काम करती है। अब कोरोनरी धमनियां जब ब्लॉक हो जाती हैं तो हमारे हृदय को खून की सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। खून की जब सप्लाई हमारे शरीर हृदय को मिलनी बंद हो जाती है तो वो अपना काम करना बंद कर देता है, और समय के साथ साथ इसकी जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि सीने में बहुत तेज दर्द होना, माथे पर पसीना आना, इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो हमारे आस पड़ोस के व्यक्ति होते हैं जिन्हें साइंस का ज्ञान ना होने की वजह से वो करते क्या हैं, जैसे किसी व्यक्ति को हमारा हार्ट अटैक हुआ तो उसे लेकर घर में ही बैठ जाएंगे, पानी पिलाएंगे और इतने में उसका काम हो जाएगा। तो साइंस की नॉलेज अगर उन्हें थोड़ी भी हो तो वो इसका उपचार जो है वो आसानी से कर सकते हैं। उपचार के लिए आपको करना ये है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप उसे डॉक्टर के पास ले जाए और आप उसकी छाती को थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हो सकता है मे भी कोलेस्ट्रॉल जो जमा है वो दबाव के कारण थोड़ा हट जाए और थोड़ा थोड़ा करके खून इसके आर पार हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट अटैक वाले की जान बच सकती है। आप डिस्प्रिन और एस्प्रिन जैसी जो टैबलेट होती हैं उन्हें भी इस सिचुएशन में दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो काम होता है वो हमारे ब्लड को पतला करना होता है। जब ब्लड हमारा पतला हो जाएगा तो वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो सकता है। अब देखिए, जब ये हमारा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो हमारे ह्यूमन हेल्थ में 20 से 30% कोशिका डेड हो जाती है पहले हार्ट अटैक में। गाइस, पहले झटके में हमारी 20 से 30% कोशिका डेड हो जाती हैं। पहले झटके को आदमी आराम से सहन कर सकता है, क्योंकि 100% में से केवल 20 से 30% ही कोशिकाएं डेड होती हैं, जबकि 70% हमारी एक्टिव होती है। तो आपने सुना भी होगा कि पहले झटका तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरा झटका कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका मेन कारण यही है कि 100 में से 30 कोशिकाएं तो पहले ही खत्म हो चुकी हैं, उसके बाद बची हमारी 70 कोशिकाएं। और दूसरा जब हमारा झटका पड़ता है हार्ट अटैक का तो उस 70 में से अगर 30 भी डेड हो गई तो 40 कोशिकाएं बच जाती हैं, जो कि हमारा प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। अब देखिए, हार्ट अटैक के उपचार के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध जो तरीका है वो मैं बताता हूं। अभी सबसे पहले हम हार्ट अटैक, इसके मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं कि शरीर से बहुत तेज पसीना आता है और सीने में दर्द होता है। अब देखिए, इसके उपचार के लिए जो बहुत ही एक्टिव तरीका है, या हम कहें तो जो इस टाइम चल रहा है, वो है गाइस एंजियोप्लास्टो बैलून थेरेपी। देखिए, हार्ट अटैक के उपचार के लिए एंजियोप्लास्टो बैलून थेरेपी हम यूज करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी कोरोनरी धमनी के अंदर फंसा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको हम इसकी सहायता से बाहर निकाल देते हैं। इसको निकालने की जो प्रोसेस है मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। मनुष्य की जांघ के अंदर एक जो धमनी होती है उसका नाम है फेमरन धमनी। फेमरन धमनी लगभग इतनी मोटाई की होती है। अब इसके अंदर हम करते क्या है, जांघ की फेमरन धमनी को काटकर उसके अंदर एक वायर डालते हैं। वायर के अंदर आगे हमारा एक छोटा सा बैलून लगा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जो कि हमारा गाइड करता है। अब देखिए वो धमनी किस तरह से काम करती है हमारी, ये मैं आपको बता दूं। जैसे हमारा ये फेमरन धमनी है तो फेमरन धमनी के अंदर एक वायर लगा हुआ है, जैसा ये मैं बना रहा हूं, और इसके आगे हमारा एक बैलून लगा हुआ है और ये बैलून यहाँ पर आ गया। अब देखिए, इसके आगे जब बैलून लगा हुआ है हम यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से हम
इस बैलून को फुलाएंगे और फुलाने के साथ साथ ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसे हम बाहर की ओर खींच लेंगे और इसे खींचकर बाहर निकाल लेंगे। फेमनन धमनी से बैलून को अंदर डालेंगे और बैलून को अंदर डालने के बाद उसे फुला देंगे और फुलाने के बाद सारा कोलेस्ट्रॉल हम बाहर खींच देंगे। गाइस ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही दर्दनीय होती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं जांघ की कोशिका धमनी को काटकर जब उसके अंदर हम तार डालेंगे तो कितना दर्द होगा। तो इसके बाद कोलेस्ट्रॉल की एक विशेषता यह भी है कि जहां ये एक जगह इकट्ठा होता है इसकी प्रवृत्ति यह है कि बार बार यहीं पर इकट्ठा होने लगता है। तो देखिए हार्ट अटैक क्या होता है मैंने आपको लगभग समझा दिया है। जब हमारी हृदय की जो धमनियां होती हैं उनके अंदर ब्लड जाना बंद हो जाता है तो इसके ब्लड को काम करने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है और हमारा दिल काम करना बंद कर देता है। इसका एक बार मैं फिर से नाम बता दूं, मानव हृदय के अंदर जो धमनियां होती हैं उन्हें हम कोरोनरी धमनियां बोलते हैं। कोरोनरी धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जिससे कि हमारा जो रक्त है वो आगे की ओर प्रवाहित होना बंद हो जाता है। अब देखिए एंजियोप्लास्टोथेरेपी बैलून की सहायता से हम कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने के बाद भी उसकी यह प्रवृत्ति होती है कि जहां वो एक जगह इकट्ठा होता है वह बार बार वहीं इकट्ठा होता है। तो डॉक्टर इसके परमानेंट इलाज के लिए मरीज से कहते हैं कि आप यहाँ पर स्टंट लगवा लीजिए। अब स्टंट वे वाले नहीं होते जो सड़क पर लगाते हैं कि बाइक आगे से उठा दिया, साइकिल उठा दी, ये हमारे स्टंट जो है वो दूसरे तरीके के होते हैं। देखिए अभी बताने की मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ का हमने कोलेस्ट्रॉल साफ कर दिया है और हमारा खून जो है वो प्रवाहित होने लगा है, लेकिन समय के साथ होगा क्या, इसके अंदर फिर से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा और हमारा फिर से ब्लॉक हो सकता है। तो स्टंट, ये देखिए खून हमारा आर पार जा रहा है लेकिन कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा और खून फिर से बंद हो जाएगा। तो करेंगे क्या, इस जगह हम एक स्प्रिंग जैसी संरचना लगा देंगे, स्प्रिंग जैसी संरचना लगा देंगे जिससे होगा क्या कि हमारा कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होगा और ये इसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन है। तो गाइस ये मैं जितने आराम से आपको बता रहा हूं ये इतना आसान काम है नहीं, इसके अंदर बहुत ही अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं और बहुत ही समय लगता है। तो स्टंट कुछ इसी तरह से लगाए जाते हैं कोरोनरी धमनी में, जहां पर कोलेस्ट्रॉल जमा है वहां से कोलेस्ट्रॉल को साफ कर कर वहां पर एक स्टंट स्प्रिंग जैसी संरचना लगा दी जाती है जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल फ्यूचर में कभी वहां पर जमा ना हो सके। अब देखिए हार्ट अटैक आप लगभग समझ गए होंगे। गाइस फैक्चुअल डाटा आप अपने से तैयार कर सकते हैं किसी भी बुक से, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो पूरा कंसेप्ट बेस समझा रहे हैं। अब जो हमारा बचता है वो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है हमारा हार्ट फेल। हार्ट फेल समझने के लिए आपको बीपी को समझना होगा कि हमारा बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर। अब देखिए बीपी नॉर्मली जो हमारा होता है वो होता है 120/80। अब ये 120/80 क्या है, देखिए जिस गति से हमारा ब्लड कोशिकाओं की ओर प्रवाहित होता है वो स्पीड जो होती है हमारी 120 होती है, लेकिन कोशिकाओं के यूज करने के बाद ब्लड जिस गति से वापस आता है वो हमारा जो होता है 80 की स्पीड होती है। इसलिए इसका जो अनुपात है वो 120/80 है। अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हमारा हृदय जो है वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमारा फेफड़ों की सहायता से ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर यहाँ पर आता है बाएं अलिंद में। बायां अलिंद संकुचित होकर अपना सारा ब्लड बाएं निलय में इकट्ठा कर देता है, जो कि हमारा इस कपाट के जरिए होता है, जो कि हमारा बल्ब लगा हुआ होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड बल्ब। इसका नाम है गाइस बाइकस्पिड बल्ब। जब ये हमारा बल्ब खुलता है तो सारा ब्लड जो है वो बाएं अलिंद से बाएं निलय के अंदर आ जाता है, और जब ये हमारा बाएं निलय बंद हो जाता है तो हमारा ये वाला बल्ब खुलता है जिसे हम अर्धचंद्राकार बल्ब बोलते हैं। अर्धचंद्राकार बल्ब बोलते हैं।
देखिए, जब हमारा बाइकस्पिड बल्ब बंद होता है तो आवाज आती है लव, और जब हमारा अर्धचंद्राकार बल्ब बंद होता है तो आवाज आती है डब। तो इसी तरह हमारा जो हृदय होता है वो लब डब का साउंड करता है, ना कि धक धक का। आपने अभी तक जो भी सुना है कि धक धक की आवाज आती है वो बिल्कुल गलत है। मानव हृदय जो आवाज करता है वो करता है लब डब। अब देखिए, जब हमारा दायां निलय अलिंद इस तरह से उसके अंदर रक्त इकट्ठा हो गया है, अब उसके अंदर जब वो पूरा भर जाएगा तो बाइकस्पिड बल्ब खुलेगा और बाएं निलय जो कि बंद पड़ा है इसमें से धीरे धीरे खून ऐसे जाएगा और ये वाला हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं। इस तरह से हमारा ब्लड वो जो संचरण है वो होता है। अब देखिए, जब ये इसके द्वारा यूज कर लिया जाता है तो हमारा कोशिकाओं के अंदर आता है। कोशिकाओं के यूज करने के बाद हमारा ये सिरा से होता हुआ दाएं अलिंद में चला जाता है। दायां अलिंद फिर सेम कंडीशन होती है, इसके अंदर जब ब्लड पूरा भर जाता है तो ये दाएं निलय के अंदर भेज देता है और इसके अंदर भी सेम चीज होने लगती है। अब देखिए, ब्लड मानव हृदय को चलाने के लिए कि हमारा दायां अलिंद खुलता है, निलय बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, इसके लिए हमारे अंदर एक प्राकृतिक पेस मेकर लगाया होता है जिसका नाम होता है ऐसे नोड, जो कि हमारा नेचुरल पेस मेकर है। ऐसे नोड के जो तंतु होते हैं वो दाएं निलय में और बाएं निलय में फैले होते हैं, कुछ इस तरह से फैले होते हैं ये हमारे, और कुछ तंतु इसके हमारे ए बी नोड में भी आए होते हैं, इसका नाम ए बी नोड है, और इसके तंतु हमारे दाएं निलय में फैले होते हैं। अब देखिए, दाएं निलय में फैले होते हैं। तो ये जो कंट्रोल होता है ऐसे नोड और ए बी नोड, ये हमारा मस्तिष्क ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। सबसे पहले ऐसे नोड के पास संकेत आते हैं तो वो दाएं अलिंद को खुलवा देता है और बंद कर देता है, लेकिन जो इसके संकेत है वो ए बी नोड अपने पास स्टोर कर रखता है और उसे अपने अकॉर्डिंग खोलता और बंद करता है। अब देखिए, जैसे कि हम कोई भारी काम करते हैं, कोई मेहनत वाला काम करते हैं, तो उसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसकी अधिक जरूरत होती है, तो हमारे दिल को काम करने के लिए स्पीड बढ़ा देनी होती है कुछ इस तरह से। इस स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमारा ऐसे नोड और ए बी नोड लगा होता है। ऐसे नोड हमारा अलिंद को कंट्रोल करता है, जबकि ए बी नोड हमारा निलय को कंट्रोल करता है। ऐसे नोड से जो संकेत निकलते हैं वो हमारे ए बी नोड के पास स्टोर हो जाते हैं और ए बी नोड कुछ समय के बाद अपने जो निलय है उन्हें ओपन और क्लोज करवाता है। लेकिन जब हम मेहनत वाला काम करते हैं तो इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब इसकी टाइमिंग किस अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, मैं थोड़ा सा उस पर बात करने वाला हूं। तो देखिए, ये जो हमारी टाइमिंग होती है इसको डिसाइड करने के लिए हमारे जो किडनी के पास है, माना कि जैसे ये हमारी किडनी है, इसके ऊपर हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि, ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि होती है जो कि हमारा एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करती है। अब ये एड्रिनलिन हार्मोन ही हमारा ऐसे नोड को कंट्रोल करने का काम करता है। एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन जब रिलीज करती है जब हम डर जाते हैं या हमें कोई भारी काम करते हुए ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है। डरने के बाद क्या होता है, एड्रिनलिन रिलीज होता है। ऐसे नोड और ए बी नोड के बीच की टाइमिंग गैप जो है वो कम हो जाती है और हमारा दिल तेज तेज धड़कने लगता है। धड़कने के साथ साथ इसे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भरपूर मिलने लगती है और हम अपने काम जो है वो सुचारू रूप से करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी बातों को सुनकर जिससे कि आदमी डर जाता है या कुछ हो जाता है, उसमें होता क्या है, एड्रिनलिन ग्रंथि एक्टिव होगी, एड्रिनल हार्मोन निकलेगा और हमारा दिल जो है उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि उसे खुद को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम मिलने लगेगी। अब ये जो एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिव करवाने, देखिए गाइस मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी ग्रंथि हैं, जितने भी हार्मोन
निकल रहे हैं वो सारे हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करना भी हमारे ब्रेन के हाथ में है। तो ब्रेन के अंदर एक बहुत ही छोटी सी ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन के अंदर होती है और पीयूष ग्रंथि से भी हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारा एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिव कराने का काम करता है, जिसका नाम है एड्रिनल स्ट्रीन हार्मोन। एड्रिनल स्ट्रीन हार्मोन। एड्रिनल स्ट्रीन हार्मोन जो है हमारा एड्रिनल ग्रंथि को एक्टिव कराने का काम करता है। एक्टिव कराने के बाद एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रिनल हार्मोन हमारा एसए नोड को कंट्रोल करता है। एसए नोड हमारा दाएं अलिंद को कंट्रोल करता है, बाएं अलिंद को कंट्रोल करता है और कुछ इसके जो संकेत है वो एबी नोड अपने पास स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद एबी नोड दाएं नीले को तथा बाएं नीले को कंट्रोल करता है और इस तरह से पूरा ब्लड जो है वो सैचुरेट होता है। अब इसके बाद होता क्या है, जब हमारा ये हार्मोन रिलीज होता है तो हमारे दिल की जो टाइमिंग है धड़कने की वो जैसे हमारी 1 मिनट में 72 बार है वो बढ़कर 120, 140, 160 तक पहुंच जाती है, जिससे हमारा ब्लड को पूरी जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाती है और हमारा हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल की जो समस्याएं देखी जाती हैं वो हमारी महिलाओं में अधिक देखी जाती है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि महिलाओं के अंदर एड्रिनल ग्रंथि ज्यादा एक्टिव होती है पुरुषों की अपेक्षा और वे अधिक एड्रिनल हार्मोन का स्राव करती है। अब जो हमारा हार्ट अटैक होता है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में देखने को मिलता है, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि महिलाओं के अंदर रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारा नेचुरल रूप से कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है। जब महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम करता है तो उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो जमती नहीं है और जो हमारी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, रक्त धमनियां हैं और शिराएं हैं, उसके अंदर जब कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा तो रक्त का जो बहाव है वो आसानी से फ्लो हो सकता है और उन्हें हार्ट अटैक की संभावना जो है वो बहुत कम है। इसका यही कारण है कि जो आपने सुना होगा कि महिलाएं हार्ट अटैक से बहुत कम उनकी मृत्यु होती है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में हार्ट अटैक अधिक होता है क्योंकि उनके एस्ट्रोजन के स्थान पर टेस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन के स्थान पर हमारा टेस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारा कोलेस्ट्रॉल को साफ करने का काम नहीं करता है। तो देखिए, आपके द्वारा आज हमारे द्वारा बताई गई आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं एक बार फिर से रिपोर्ट कर देता हूं। सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि हमारी एड्रिनल ग्रंथि को काम करने का एक्टिव करने का काम करती है। एड्रिनल ग्रंथि जैसी हमारी एक्टिव होगी तो उसके अंदर से एड्रिनलिन हार्मोन निकलेगा। एड्रिनलिन हार्मोन हमारा एसए नोड को कंट्रोल करेगा। एसए नोड हमारे दाएं अलिंद तथा बाएं अलिंद को कंट्रोल करेगी। एसए नोड के कुछ विद्युत तरंगे जो होती हैं वो हमारा एबी नोड स्टोर कर लेगी और कुछ समय बाद दाएं नीले तथा बाएं नीले को कंट्रोल करेगी। मेहनत के काम करते समय या डर के समय ऑक्सीजन की जब हमारे शरीर को अधिक मात्रा की जरूरत होती है तो इसके बीच की जो टाइमिंग है वो कम कर दी जाती है और आसानी से हमारा ब्लड फ्लो हो सकता है। लेकिन कभी कभी इतनी अधिक हम स्पीड दिल की हो जाती है कि इससे खुद के लिए ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हार्ट फेल की समस्या देखने को मिल जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो लकवा और अधिक ऐसी बीमारियों के बारे में होने वाला है जो हमारी कोलेस्ट्रॉल दिल से जुड़ी हुई होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।